हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैकेनिकल गाइड। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशीन डिज़ाइन की। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले मशीन डिज़ाइन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। ये दोस्त आपकी जो क्लास है ये आपकी एक क्लास सेमेस्टर पास वाली क्लास हो रही है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका बोर्ड एग्जाम पर पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। 40+ नंबर तक आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप गेन कर लेंगे। ठीक है, जब आप एग्जाम देकर रिटर्न आएंगे तो उसके बाद जब आपका पेपर पूरा इसी से फंसा होगा, ठीक है, फंस जाएगा, तो आपको वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना है कि सर मेरा इतने नंबर का पेपर फंसा है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले दोस्त मैं आपको बता दूं कि जो आपका मशीन डिज़ाइन उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं और आंसर जो हर सवाल रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उनमें से ही एक ये है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आपका देखिए क्या होता है, इसकी बात करें अगर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, किसी भी मशीन अवयव का डिजाइन उस अवयव द्वारा सहन किए जा सकने वाले अधिकतम भार के लिए किया जाता है। कोई भी आपका मशीन अवयव है उसका जो हम डिज़ाइन करते हैं वो किस लिए करते हैं, उस अवयव द्वारा सहन किया जा सकने वाला अधिकतम भार के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रत्यास्था सीमा में अवयव पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम भार को अनुमेय भार कहते हैं। प्रत्यास्था सीमा में अवयव पर लगाया जा सकने वाला जो अधिकतम भार होता है उसे हम लोग अनुमेय भार कहते हैं। वास्तव में अनुमेय भार का मान उस अवयव द्वारा सहन किए जा सकने वाले अधिकतम भार से बहुत कम होता है और इसे कार्यकारी भार या सुरक्षात्मक भार कहते हैं। इसलिए कार्य करते समय किसी पदार्थ पर जितना अधिकतम प्रतिबल मान्य होता है उसे कार्यकारी प्रतिबल कहते हैं। तो दोस्त आपका ये था फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मशीन डिजाइन से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है और इसके कारक बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका दोस्त, 5 नंबर में पूछे जाने वाला है। इसका फार्मूला है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सुरक्षा गुणांक बराबर अधिकतम भार बटे अनुमेय भार या कार्यकारी भार, या फिर हम लोग लिख सकते हैं अधिकतम भार बटे अनुमेय प्रतिबल या कार्यकारी प्रतिबल। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो आपका सामान्यतः सुरक्षा गुणांक का मान रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 4 से 5 रखा जाता है। तो आप लोगों को नोट बनाकर लिख देना है, सामान्यतः सुरक्षा गुणांक का जो मान है वो 4 से 5 रखा जाता है। अब बात करते हैं सुरक्षा गुणांक को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनकी अगर दोस्त हम लोग बात करें, जो कि जब आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, सुरक्षा गुणांक को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, अंगों के असफल होने की विभिन्न दशाएं, जो अंग है आपका मतलब अवयव है जो उसके असफल होने की जो कितनी विभिन्न दशाएं उनके बारे में, डिजाइन की प्रक्रिया के दौरान मानी गई विभिन्न मान्यताएं, निर्माण के समय उत्पन्न विभिन्न प्रतिबलों का मान। ठीक है, तो ये आपकी क्या दी गई है, इसमें इसके कारक दिए गए हैं, सुरक्षा गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्त ये चीज़ मैंने एक नोटिस की कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जब मैंने वीडियो अपलोड किया, स्टूडेंट देख तो रहे हैं बट वीडियो को ना तो लाइक कर रहे हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, तभी आपके आने वाले जो और भी सब्जेक्ट के वीडियो हैं तभी हम आप लोगों के लिए बनाएंगे और अपलोड करेंगे। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्त हम भी कंटिन्यू लगातार 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं तो उसमें हम भी कंटिन्यू बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, वीडियो को बनाने में, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट दिया गया मशीन डिज़ाइन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका थ्योरीज ऑफ फेलियर। ये आप लिख कर रख लीजिए, 100% ये आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, थ्योरीज ऑफ फेलियर। ठीक है, 5 नंबर पर। तो आपका थ्योरीज ऑफ फेलियर क्या होता है उसकी अगर हम लोग बात करें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम पर आने वाले हैं। ये आपकी एक क्लास सेमेस्टर पास वाली वीडियो है, मैराथन एक क्लास है आपकी। ठीक है, बात करते हैं आपका तो थ्योरीज ऑफ फेलियर, असफलता के सिद्धांत क्या हैं। यदि किसी मशीन अवयव पर मात्र एक दिशा में यूनिएक्सल प्रतिबल कार्य करते हैं, कोई भी आपका मशीनिंग अवयव जिस पर मात्र एक दिशा में प्रतिबल कार्य करते हैं, तो उनकी असफलता से पहले सूचना प्राप्त करना बहुत आसान होता है। कहने का मतलब कोई भी आपका मशीनिंग अवयव है जिसमें केवल सिंगल मतलब एक दिशा से प्रतिबल ही कार्य कर रहे हैं, तो उसका जो असफल होने के जो चांस है उसको पता लगाने का जो क्या है बहुत आसान होता है। किंतु जिन अवयव पर द्विविमीय या त्रिविमीय प्रतिबल लगे होते हैं उनकी असफलता की पूर्व सूचना बहुत ही कठिनाई से होता है, मतलब पता नहीं चल पाता है, पता करना बहुत एक तरह से कठिन होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी थ्योरीज ऑफ फेलियर की डिफिनेशन। अवयव
की असफलता को दो श्रेणियों में बांट सकते हैं। जो आपके अवयव है, एलिमेंट्स हैं, उनकी असफलता को हम लोग दो श्रेणी में बांट सकते हैं। कौन कौन सी? आपकी प्रत्यास्था असफलता और यील्ड और फ्रैक्चर। तो अब बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। प्रत्यास्था असफलता आपकी क्या है, इसकी बात करते हैं दोस्त हम लोग। जब कोई अवयव अधिकतम प्रत्यास्थ विरूपण के कारण नियत कार्यों को संतोषजनक तरीके से नहीं कर पाता है तो वो इसे प्रत्यास्था असफलता कहते हैं, ठीक है। अब यील्ड और फ्रैक्चर क्या है? जब किसी अवयव में यील्ड के कारण अत्यधिक प्लास्टिक विरूपण और तत्पश्चात यील्ड बिंदु के बाद फ्रैक्चर हो जाता है तो ऐसी दशा को हम लोग क्या कहते हैं? यील्ड और फ्रैक्चर कहते हैं। दोस्त एक चीज़ फिर से कहना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट ने अभी तक मैकेनिकल गाइड द्वारा प्रोवाइड किए गए कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है वो कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है, जिससे आप लोगों का बेनिफिट होता रहेगा और एग्जाम में आपकी किसी भी की बैक नहीं आएगी। केवल 250 रुपीज़ में आपको ऑल सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो फटाक से जाकर बाई कर लीजिए। इसमें आपका बेनिफिट ये है कि आपकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आएगी। आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर्स बताए जा रहे हैं जो कि 100% बोर्ड एग्जाम पे आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो दिया गया है फैक्टर ऑफ, ये आपका दिया गया है थ्योरीज ऑफ फेलियर। जो आपके थ्योरीज ऑफ फेलियर के सिद्धांत है उनकी बात कर लेते हैं। अधिकतम मुख्य प्रतिबल या लंब प्रतिबल सिद्धांत या रैंकिंग, इसे 3 नाम से जाना जाता है। एक अधिकतम मुख्य प्रतिबल या लंब प्रतिबल या सिद्धांत या रैंकिंग, ठीक है। अधिकतम कर्तन प्रतिबल सिद्धांत या कूलाम्ब टेस्लर और गेट्स सिद्धांत। तो ये आपके 5 सिद्धांत दिए गए, तो आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा मानना है, आपका दोस्त जो फर्स्ट है और जो सेकंड है, इन दोनों में से कोई एक आपका सिद्धांत आने वाला है थ्योरीज ऑफ फेलियर का। और ये कई 2 से 3 नाम से जाने जाते, तो इस पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको पहले ही इनके सबके नाम पूरे पूरे बता दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड जो दिया गया है अधिकतम मुख्य विकृत सिद्धांत या सेंट विनेट सिद्धांत, अधिकतम विरूपण ऊर्जा सिद्धांत या हुबर वान, ठीक है। फिफ्थ आपका दे रहा है अधिकतम विकृत ऊर्जा या हैंग सिद्धांत। तो आपका जो फर्स्ट और 2 सेकंड है, इनमें से कोई आपका बोर्ड एग्जाम पर 100% आएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, फर्स्ट वाला आपका दिया गया अधिकतम मुख्य या लंब प्रतिबल या रैंकिंग सिद्धांत। से 3 नामों से जाना था, तो इसके सभी नाम को आपको ध्यान में रखना हुआ है, ठीक है। बात करते हैं अब इसका जो सिद्धांत है, असफलता का सिद्धांत। WJM रैंकिन नामक ब्रिटिश इंजीनियर ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार द्विअक्षीय या त्रिअक्षीय प्रतिबलों के अंतर्गत कोई अवयव तब असफल होता है जब उसकी यील्डिंग प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। जब उसकी क्या यील्डिंग प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। जब अधिकतम मुख्य या लंब प्रतिबल का मान तनाव परीक्षण में सामर्थ्य सीमा, ठीक है, यानी कि लिमिटिंग स्ट्रेंथ के मान के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या अधिकतम मुख्य प्रतिबल था आपका, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका दोस्त जो दिया गया है अधिकतम कर्तन प्रतिबल सिद्धांत या कूलाम्ब टेस्लर और गेस्ट सिद्धांत। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इन दोनों में से ये आपका कोई बोर्ड एग्जाम पर आने वाला है। इस सिद्धांत की CA कूलाम्ब, H टेस्लर तथा JJ गेस्ट ने प्रतिपादित किया था। द्विअक्षीय या त्रिअक्षीय प्रतिबलों के अंतर्गत कोई अवयव तब तक असफल होता है या उसकी यील्ड प्रारंभ हो जाती है, जब वो असफल होता है या उसकी जब यील्ड प्रारंभ हो जाती है, जब अधिकतम कर्तन प्रतिबल का मान तनाव परीक्षण के यील्ड बिंदु के संगत कर्तन प्रतिबल के बराबर पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है आपका टाउ मैक्स बराबर T/T/Fs, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। और इसमें दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका दोस्त दिया गया नमूना तनाव परीक्षण, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा भी जा चुका है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और ना ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए। तो ये आपकी एक मैराथन क्लास और एक क्लास सेमेस्टर पास वाली क्लास है। जितना हम बता रहे हैं अगर आप उतना ही बोर्ड एग्जाम पर पढ़ के जाएंगे तो 40+ नंबर आपके आने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। लेकिन डायग्राम पर फोकस जरूर कीजिए। अभी हम आपको वो भी क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके 10-10 नंबर पर पूछे जाएंगे। तो अगर इसकी PDF और नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन नहीं होता तो आप मैकेनिकल गाइड सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नमूना तनाव परीक्षण, ठीक है। तनाव परीक्षण की सहायता से हम
इंजीनियरिंग पदार्थों के यांत्रिक गुणों का मान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तनाव परीक्षण से निम्नलिखित का मान प्राप्त हो जाता है। कहने को तनाव परीक्षण हम क्यों करते हैं, इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग जो आपका पदार्थ मेटल है उसके यांत्रिक गुणों को मान को हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपके दे रखे हैं, इनके हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अनुपातिक सीमा प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, प्रत्यास्था सीमा, यंग प्रत्यास्था, मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पराभव सामर्थ्य, अंतिम तनाव सामर्थ्य, लंबाई में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, इन सब का क्या कर सकते हैं हम लोग तनाव परीक्षण निम्न रूप से मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका डायग्राम दिया गया हुआ है, तो इसको भी समझा देता हूं आपको मैं। जो इसकी दोस्त लेंथ है यहां से यहां तक की L है, ठीक है, और ये इसका P दिया गया हुआ है। तनाव परीक्षण का नमूना उपयुक्त चित्र में दिखाया गया है। इसके लिए मानक गेज लंबाई L बहुत ही छोटी है, 5.65 √A। ए नमूने के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल जो है, ठीक है, जो इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन के लिए L बराबर 5d0 रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपका दे रखा है नमूने पर उसके दोनों सिरों में तनाव बल P लगाया जाता है, जिससे उसकी लंबाई बढ़ जाती है। क्या, उसके जब P हम बल लगाते हैं, मतलब फोर्स उसमें लगाते हैं, उसकी लंबाई क्या होती है, लेंथ में वृद्धि हो जाती है और सेक्शन का क्षेत्रफल घटता है। इस प्रकार प्रतिबल विकृति लगाकर लगातार क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, जिनके मान प्राप्त कर क्रमशः x और y में क्या करते हैं हम लोग, निम्नलिखित प्रतिबल विकृति वक्र प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये वक्र दिया गया हुआ है और इन सबके ये मान दिए गए, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है। ठीक है, जो था मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। लोड आपका क्या होता है, भारों का वर्गीकरण। भारों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। तो आपको बताना है भार जो है उनका वर्गीकरण आपको क्लासिफिकेशन करना है। 5 नंबर पर पूछा जाता है। जितना बता रहा हूँ केवल उतना ही पढ़ के जाएंगे ना, तो 35 से 40 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बलों की परिवर्तनशीलता के आधार पर बल 2 प्रकार के होते हैं। कहने को मतलब जो आपके फोर्स हैं उनकी परिवर्तनशीलता के आधार पर जो आपके बल हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनकी भी बात हम लोग कर लेते हैं दोस्त। पहले आपका दिया गया है अचल भार, डेड लोड। ऐसे भार जो समय के साथ मान नहीं बदलते हैं और ना ही ये अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। क्या कहलाते हैं आपके अचल भार। आपके ऐसे भार जो समय के साथ का मान अपना परिवर्तित नहीं करते, ना ही स्थान परिवर्तित करते हैं, आपके अचल भार कहलाते हैं। जैसे आपका धरन हो गया, स्तंभ हो गया आदि भार। तो आप लोगों ने धरन और स्तंभ ये सब आप लोगों ने बीम उसमें पढ़ रखा होगा मॉस में। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब जो आपके चल भार, ये वो भार होते हैं जो समय के साथ क्या करते हैं, परिमाण अथवा जो स्थान स्थिति दोनों ही बदल देते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके चल भार कहलाते हैं। किसी पुल के ऊपर गुजर रहे वाहन का भार चल भार कहलाता है, क्योंकि वाहन अपना स्थान पुल पर क्या करते हैं, कंटिन्यू मतलब बदलते रहते हैं। अब नेक्स्ट आपका जो देश दिया गया उसकी बात अगर हम लोग कर लें, अवयव के अक्षों के सापेक्ष स्थिति के आधार पर जो आपके बल होते हैं वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है अक्षीय भार, एक्सियल लोड। यदि कोई भार किसी अवयव की लंबाई की अक्ष पर कार्य करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अक्षीय भार कहते हैं। अक्षीय भार आपके 2 प्रकार के होते हैं, केंद्रीय अक्षीय भार और उत्केंद्रीय अक्षीय भार। ऐसे भार जो अवयव की लंबाई के अक्ष पर ही स्थित होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं दोस्त, केंद्रीय भार कहलाते हैं। अब जो आपके उत्केंद्रीय भार होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो क्या होते हैं, लंबाई के अक्ष के समांतर और अक्ष के कुछ दूरी पर कार्यरत होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, उत्केंद्रीय भार कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है अनुप्रस्थ भार। जब कोई भार किसी अवयव की लंबाई की अक्ष के लंबवत कार्य करता है तो ऐसे भार को हम लोग अनुप्रस्थ भार कहते हैं। मतलब कि लंबाई जो है उसके अक्ष के लंबवत कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो दिया गया उसकी बात कर लें अगर हम लोग दोस्त, दिया गया है भार के प्रभाव के कारण उनमें उत्पन्न प्रतिबलों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन लोड जो भार है उसका क्लासिफिकेशन दोस्त काफ़ी लंबा है। ठीक है, तो आप लोगों को जितने याद हो सकते हैं आप लोग उतने लिख दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पूरे ही लिखने हैं उसमें। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो आपका दिया गया है
नेक्स्ट दे रहा है तनाव भार आपका क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका ये दिया गया संपीड़क भार। तनाव भार आपका देखिए जो होता है वो मैं आपको बता दूं एक बार। जब किसी अवयव के दोनों सिरों पर कोई भार आरोपित हो और उसके दोनों सिरों को दूर करने का प्रयास करता है तो तनाव भार कहलाता है। कहने का मतलब जब कोई भी आपका एलिमेंट्स है उसके जो अवयव दोनों सिरों पर क्या कोई भार आरोपित हो, जो उन दोनों सिरों को दूर करने मतलब खींचेंगे जब आपको, या आपका कोई एलिमेंट्स है, आप एक फोर्स इधर से लगकर एक फोर्स इधर से लगकर दोनों बाहर की ओर खींच रहे हैं तो दूर करने का प्रयास करने से हम लोग क्या कहते हैं, तनाव भार कहते हैं। इसी तरह जो आपका संपीड़न भार होता है उससे क्या होता है, ये आपका मान लीजिए कोई एलिमेंट्स है, अवयव है, एक फोर्स इधर से लग रहा है अंदर की ओर, एक फोर्स इधर से लग रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, संपीड़क भार कहलाएगा, ठीक है। दबाने का इसको प्रयास कर रहे हैं, तो समझ लीजिएगा आप लोग, मैंने अपनी सिंपल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया है। इसी तरह दोस्त आपका कर्तन भार दे रखा है, शियर लोड, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद दे रखा है आरोपण के समय के आधार पर भार निम्न प्रकार के होते हैं, तो इन सबको आप लोग देख लीजिएगा, आकस्मिक भार, संघट्य भार, जो भी दे रखे हैं केंद्रिक भार वगैरह, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो दे रखा है और भी इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्त खाली एक क्वेश्चन को पढ़ने से उसको लिख देने से तो आप पास नहीं हो जाएंगे, फिर अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं, ठीक है। ऐसे टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए हमने मशीन डिजाइन पर पहले ही वीडियोस बना दी है टिप्स एंड ट्रिक की, ठीक है। अब बात करते हैं डिजाइन ऑफ की। देखिए आपकी कुंजी क्या होती है, की क्या होती है, दो मशीन अंगों जैसे शाफ्ट और उस पर लगे गियर, पुली या स्प्रोकेट आदि को जोड़ने के लिए जिन मशीनी अवयव का प्रयोग किया जाता है कुंजी कहलाती है। यह एक अस्थायी जोड़ होते हैं। इसी प्रकार किसी कुंजी जोड़ के मुख्य 3 अंग होते हैं। कहने का मतलब जो आपकी दोस्त कुंजी होती है क्या होती है, जो भी आपका मशीन अंग जैसे आपका शाफ्ट हो गया, गियर हो गया, पुली हो गई या स्प्रोकेट हो गया, इनको आदि को जोड़ने के लिए शाफ्ट के साथ हम जिन मशीनिंग अवयव का यूज करते हैं वो आपकी दोस्त क्या कहलाती है, कुंजी कहलाती है। और कुंजी को 3 भागों में बांटा गया होता है। कौन कौन सी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल भाषा में दोस्त समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट ने नहीं किया और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन के लिए मस्ट है टेलीग्राम को ज्वाइन करना, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, शाफ्ट है आपकी जोड़े जाने वाले भाग या हब, और नेक्स्ट है आपका कुंजी। ये आपका कुंजी हो गया, ये आपका कीवे हो गया जो कि शाफ्ट पर बनाया जाता है हमेशा की कीवे, और ये आपका हब हो गया। और कुंजी का चैप्टर दोस्त आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लगभग 15 नंबर का पूछा जाता है। तो 5 नंबर पे तो आपसे पूछ लिया जाएगा कुंजी आपकी क्या होती है और उसका क्लासिफिकेशन बता दीजिए, ठीक है। इसका प्रयोग मशीन के रोटेटिंग अवयव को शाफ्ट के साथ जोड़ने में किया जाता है। अब बात करते हैं जो आपकी कुंजी होती है, कुंजी आपकी कई टाइप्स की होती है, कौन कौन सी होती हैं, जो कि 100% आपके एग्जाम पर आएगा। कुंजी क्या होती है और कुंजी का टाइप्स बताइए, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, अगर आप स्किप करते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिए सैडल की क्या होती है, ये टेपरित कुंजी होती है। जो आपकी सैडल कुंजी है ये आपकी क्या होती है, टेपरित कुंजी होती है, जो ऐसे स्थानों पर प्रयोग की जाती है जहां पर शाफ्ट पर कोई कुंजी मार्ग नहीं काटा होता है। ये कुंजी शाफ्ट और स्वयं की सतह के घर्षण द्वारा ही घुमाव घूर्ण पारेषित कर देती है। इन कुंजी का प्रयोग प्रायः कम शक्ति पारेषण के लिए किया जाता है। कहने का मतलब जो आपकी सैडल कुंजी होती है दोस्त की होती है, ये एक आपकी ऐसी कुंजी होती है, ऐसे स्थान पर प्रयोग की जाती है जहां पर हम लोग कीवे का प्रयोग नहीं करते, मतलब कि कुंजी मार्ग नहीं काटा जाता है शाफ्ट पर, ठीक है। और ये थोड़ी सी आपकी तिरछी होती है और ये कम शक्ति पारेषण के लिए यूज की जाती है। आपकी कौन सी की कहलाती है, सैडल की कहलाती है। अन्यथा स्लिप होने की स्थिति में कुंजी अपने उद्देश्य में विफल हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका इसका डायग्राम दे रखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है आपका जो टाइप्स ऑफ सैडल की। तो आपने अभी पढ़ लिया सैडल की आपकी क्या होती है, अब इसके प्रकार पढ़ लीजिए। इसके 2 प्रकार दे रखे हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपका दे रखा है खोखली सैडल कुंजी। दोस्त जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम पर लिखना है, तभी फुल में फुल आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। कुंजी की सहायता से कुंजी की शाफ्ट के साथ संपर्क आने वाली सतह अवतल बनाई जाती है, ठीक है। यह अवतल सतह शाफ्ट पर बैठ जाती है, जबकि विपरीत सतह चपटी होती है।
जो हब के कुंजी मार्ग में बैठ जाती खोखली सैडल की कहलाती है। ठीक, और जो खोखली सैडल की इसका नाम है केवल, और ये खोखली नहीं होती दोस्त, ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। अब बात करते हैं जो आपकी चपटी सैडल कुंजी होती है वो क्या होती है। चपटी सैडल कुंजी की शाफ्ट से मिलने वाली सतह चपटी होती है। यह कुंजी खोखली सैडल कुंजी की तुलना में शाफ्ट पर अधिक दबाव आरोपित करती है। इस कारण शाफ्ट तथा इनके सतह के बीच अधिक घर्षण होता है। तो आपको समझ में आ गया सैडल कुंजी और खोखली कुंजी। अब बात करते हैं तो सैंग कुंजी आपकी क्या होती है, ठीक है, उसकी भी बात कर लें। सैंग कुंजी एक ऐसी कुंजी होती है जिसमें कुंजी का आधा मार्ग शाफ्ट में तथा कुंजी का आधा भाग हब में होता है। इनकी अनुप्रस्थ काट आयताकार या वर्गाकार आयताकार सैंग कुंजी को ही प्लेन या चपटी कुंजी कहने का मतलब देखिए आपकी जो सैंग कुंजी थी, एक सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, ये डायग्राम आपका बना हुआ है। जो सैडल कुंजी होती है ऐसी होती है जिसमें कुंजी का जो आधा भाग होता है वो किस में होता है, आधा भाग कुंजी का किस में शाफ्ट में काटा जाता है और आधा भाग कुंजी का हब में काटा जाता है, दोनों में ही होता है। तो आपकी कौन सी कहलाती है, ये सैंग की कहलाती है। इतना आपको समझ में आ गया। ये आपकी वर्गाकार और चपटाकार यानी कि आयताकार सैंग कुंजी हो सकती है। तो यहाँ पर डायग्राम इनके दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सैंग कुंजी को दो प्रकार की होती है, समांतर और टेपर। तो कौन कौन सी होती है, समांतर और टेपर होती है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं गिब हेड कुंजी। देखिए आपकी गिब हेड कुंजी जो होती है किस तरह की होती है इसकी बात कर लें। इसका डायग्राम भी यहाँ पर दे रखा है, देखिए। गिब हेड की को जोड़ से कुंजियों को आसानी से निकालने के लिए सैडल या सैंग टेपर कुंजियों को सिरों का एक गिब बना दिया जाता है। कहने का मतलब जो आपकी गिब हेड की है उसको जोड़ की कुंजियों की आसानी से निकालने के लिए हम लोग सैडल या आपकी जो सैंग टेपर कुंजियां हैं सिरों पर एक गिब हेड बना दिया जाता है, ठीक है। इन कुंजी का प्रयोग घूमते हुए भागों में नहीं किया जाता है क्योंकि इनका बाहर निकला गिब दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो बाहर निकला हुआ गिब है ये दुर्घटना का कारण बन सकता है, इसलिए हम लोग घूमते हुए इन्हें प्रयोग नहीं करते हैं। टेपर प्रायः 100 में 1 होता है। गिब हेड कुंजी को LBH द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अर्थात जो B है वो 12 है और जो आपका H है वो क्या है 8 है और जो L है वो क्या है आपका 40 है। गिब हेड कुंजी कहलाती। इसी तरह आपकी दे रखा है फिदर कुंजी। अब देख लीजिए ये फिदर कुंजी दे रखा है। उसके बाद आपका दे रखा है वुडरफ कुंजी। आपकी देखिए क्या होती है वुडरफ कुंजी की बात अगर हम लोग दोस्त करें तो काफ़ी सिंपल है। ये कुंजी अर्धवृत्ताकार आकार की होती है जो शाफ्ट में उसी वक्रता वाले कुंजी मार्ग में बैठती है। हब में सीधी कुंजी मार्ग कटा होता है जबकि शाफ्ट में अर्धवृत्ताकार कुंजी मार्ग कटा होता है। कहने का मतलब जो आपका हब होता है उसमें बिल्कुल सीधा कुंजी मार्ग कटा हो, जबकि आपका जो हब होता है उसमें अर्धवृत्ताकार कुंजी मार्ग कटा होता है। एक बार कुंजी मार्ग में बैठ जाने के पश्चात अपने को थोड़ा सा झुका कर ये कुंजी जोड़ बना लेती है और अच्छी गति बंद कर देती है। जो आपकी कुंजियाँ हैं दोस्त ये आपका क्या है, एक अस्थायी जोड़ है। आपका जो एक नेक्स्ट कुंजी दे रखा है गोल कुंजी। गोल कुंजी की अनुप्रस्थ काट गोलाकार होती है। इन्हें ऐसे स्थानों पर प्रयोग किया जाता है जहां कम भार पारिशित किया जाता है। यहाँ पर डायग्राम आपका दे रखा है। अब स्प्लाइन कुंजी दे रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपका दे रखा है कर्तन एवं क्रशिंग में कुंजियों की असफलता, जो कि आपका दे रखा है कर्तन एवं क्रशिंग में कुंजियों की असफलता, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर पर आपका 100% ये आपका आने वाला है दोस्त, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ऐसे समझाने में समझ में आपके नहीं आने वाला है। ये आपका पूरा डेरिवेशन है इसका, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका दिया गया दोस्त जॉइंट्स जो है आपके वो क्या होते हैं, डिज़ाइन ऑफ जॉइंट। सबसे पहले हम लोग जॉइंट्स की बात करें। कोई भी मशीन कई अंगों से मिलकर बनी होती है। जो आपकी मशीन है कोई भी कई अंगों से मिलकर बनी होती है। इन अंगों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। वह युक्ति जिसकी सहायता से हम दो अंगों को आपस में जोड़ते हैं क्या कहलाता है, आपका जॉइंट्स कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ आपके जॉइंट्स क्या होते हैं, आपका एक
टेम्परेरी जॉइंट होता है और एक परमानेंट जॉइंट होता है। तो देखिए टेम्परेरी जॉइंट आपके वो जॉइंट होते हैं, अस्थायी जोड़ आपके वो होते हैं जिन्हें हम लोग कभी भी खोल सकते हैं। कहने का मतलब वे जोड़ होते हैं जो अंगों के बीच अस्थायी बंधन नहीं बनाते हैं, ठीक है, आपका अस्थायी जोड़ कहलाते हैं। अस्थायी जोड़ में आपके दोस्त कौन कौन से आते हैं, आपके नकल जोड़ आता है, कॉटर जोड़ आता है और चूड़ीदार जोड़ आते हैं और स्प्लाइन जोड़ आते हैं और कुंजी भी आपकी आती है। और स्थायी जोड़ आपके वो जोड़ होते हैं जो अंगों के बीच में क्या स्थायी बंधन बनाते हैं तथा मजबूती प्रदान करते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, वेल्डिंग हो गई, रिविट हो गई, सिंपल भाषा में आप लोगों ने देखा भी होगा। अब बात करते हैं अस्थायी जोड़ के लाभ क्या होते हैं और स्थायी जोड़ के लाभ क्या होंगे, उनकी बात कर लें। देखिए जो आपके अस्थायी जोड़ के लाभ है उसकी बात अगर हम लोग करें, ये जोड़ खोलने के ये क्या है, ये जोड़ खोलने के लिए इन अवयवों को तोड़ने और नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ही आसानी से ये खुल जाता है। इन जोड़ों का निरीक्षण, अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस, मरम्मत बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इन जोड़ों को खोलना एवं बंद करना बहुत ही क्या होता है, स्थायी जोड़ों की अपेक्षित तुलना में बहुत ही सरल और सिंपल होता है, ठीक है। ये अस्थायी जोड़ों के एडवांटेज हैं। निम्न भार व हल्के भार ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन जोड़ों से संबंधित अवयव को अधात्विक पदार्थ में भी प्रयोग किया जाता है। दोस्त अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं अस्थायी जोड़ के लाभ। दोस्त इतना इंपॉर्टेंट हम आपके लिए बनाकर बताते हैं, फिर भी आप लोग ना तो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं ना तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कुछ भी नहीं कर रहे। तो यार एक लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं जा रहा है, हम इतनी मेहनत करके आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं तो आप भी तो इतना यार कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके स्थायी जोड़ के लाभ है, इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, विश्वसनीय लीक प्रूफ जोड़ प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे आपका किसी भी मेटल केस में आप लोग वेल्डिंग करवाते हैं तो आपका क्या लीक प्रूफ जॉइंट होता है। अब जो आपका रिवेट जॉइंट होता है वो भी एक क्या होता है, आपका लीक प्रूफ जॉइंट होता है। आपने लोहे की दोस्त बाल्टी देखी होगी, साइड में देखोगे रिवेट के द्वारा वो जुड़ी होती है, क्या होती है, लीक प्रूफ होती है। ये जोड़ उच्च भार की स्थिति में अस्थायी जोड़ों की अपेक्षा अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी भार वहन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। अत्यधिक कंपन की स्थिति में ये जोड़ अस्थायी जोड़ की तुलना में अधिक अच्छे विकल्प होते हैं क्योंकि कंपन होने की स्थिति में इनके खुलने की संभावना नहीं रहती है, ठीक है। तो दोस्त आपके ये क्या थे, स्थायी जोड़ और अस्थायी जोड़ के एडवांटेज थे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्त नकल ज्वाइंट। नकल जोड़ आपका क्या होता है, इसका डायग्राम के साथ आपको मैं समझाने वाला हूं और आपका बोर्ड एग्जाम पर ये 10 नंबर में पूछा जाएगा नकल ज्वाइंट। और ये मान लीजिए 100% आएगा ये आपका नकल ज्वाइंट, ठीक है। देख लीजिए इसका डायग्राम भी हमने बना रखा है बहुत ही सिंपल तरह से, इसकी डायमेंशन जो भी दे रखी है। तो दोस्तों डायमेंशन जो है वो आपको खुद से याद करनी पड़ेंगी क्योंकि आपको फिगर 101% बनाने के लिए आएगा तो आपको बनाना पड़ेगा। तो डायमेंशन इसकी जो दे रखी है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको नकल ज्वाइंट बता सकता हूँ क्या होता है। देखिए इस जोड़ का प्रयोग ऐसी दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिन पर तनाव बल लगा यदि जोड़ के दोनों तरफ गाइड प्रबंध हो तो कुछ सीमा तक इस जोड़ पर दबाव बल भी लगाया जा सकता है। कहने का मतलब जो आपका नकल ज्वाइंट है, इस जोड़ का प्रयोग हम ऐसे दो शाफ्टों को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं जिन पर तनाव बल आपका लगा हो या फिर यदि उन जोड़ों को दोनों तरफ क्या हो, गाइड प्रबंध हो तो कुछ सीमा तक हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्त, आपका दबाव जो आपका कंप्रेस बल है, फोर्स हम लोग वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यही आपका नकल ज्वाइंट कहलाता है। यह अस्थायी जोड़ है, इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर दो जोड़ों की फिटिंग एवं मरम्मत के लिए बार बार खोलने की आवश्यकता पड़े। अब दोस्त नकल ज्वाइंट का एक सिंपल सा एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो नकल ज्वाइंट आप लोगों ने ट्रैक्टर को देखा होगा। ट्रैक्टर का जो आपका आगे का होता है, जो उसको ट्राली को जोड़ने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है वो आपका क्या होता है, नकल ज्वाइंट होता है, ठीक है। नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। नकल जोड़ की जो रचना है, संरचना है वो भी दी गई उसमें और बिल्कुल ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम पर करना है तभी आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। सिंगल आई रॉड या छड़, डबल आई रॉड या योक या चिमटा। तो डबल आई वाला आपका किस में बना होता है, और नकल पिन कॉलर, क्वार्टर पिन या स्प्लिट पिन, ठीक है दोस्त। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो जो आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट है उनकी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। उसके लिए लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक भी करना होगा, ठीक है।
तो नकल जोड़ों के लिए जो आपका पदार्थ है हम लोग किस मेटल का यूज़ करते हैं, मटेरियल का यूज़ करते हैं, उसकी बात करें अगर हम लोग स्टील या रॉड आयरन का प्रयोग करते हैं। निर्माण के लिए हम लोग कास्टिंग या फोर्जिंग का प्रयोग करते हैं नकल जॉइंट के लिए। अब नकल जोड़ के विभिन्न अनुप्रयोग, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको हेडिंग डाल कर लिखना जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नकल जॉइंट के विभिन्न अनुप्रयोग हैं, क्या है? छत के ट्रसों के टाई राडों के जो जोड़ होते हैं, सस्पेंशन पुली के कड़ियों में प्रयोग किया जाने वाला जो जोड़ है वो भी आपके, प्रत्यागामी इंजनों के वाल्व या यंत्रावली में प्रयुक्त, साइकिल की चैन के कड़ियों के बीच भी जो जोड़ होता है वो क्या होता है? नकल जॉइंट होता है। लीवर के फल क्रमों में और ट्रैक्टर की ट्रॉली को जोड़ने में जो जॉइंट हम लोग प्रयोग करते हैं, नकल जॉइंट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर की ट्रॉली और उसके जो इंजन होता है उससे बार बार अलग करना पड़ता है, इसलिए वहां पर हम लोग परमानेंट जॉइंट का प्रयोग नहीं कर सकते, नकल जॉइंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपका दोस्त नकल जॉइंट का डायग्राम दे रखा है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। अब मैं देखो इसको आपको बता देता हूँ। ये आपका क्या है? ये आपका सिंगल आई है, सिंगल आई रॉड है, ठीक है। ये वाला जो है आपका डबल आई रॉड है आपका, ठीक है। ये क्या है आपका? ये आपका ये जो आपकी है ये वाली ये आपकी क्या है? पिन है। और ये नकल पिन का जो है दोस्त ये वाला क्या है? कॉलर दिया गया हुआ है, ठीक है। और ये इसकी क्या है? आई दी गई हुई है और ये आपकी शाफ्ट दी गई। तो इसको आपको समझा दिया मैंने, बता दिया कौन सी चीज़ क्या है। अब इसके लिए यार आपको खुद से इसमें फोकस करना पड़ेगा, इसके डायग्राम को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे बना हुआ है, कौन सी डायमेंशन कहाँ है, क्योंकि आपसे बस क्वेश्चन यही पूछा जाएगा नकल जॉइंट क्या है, नकल जॉइंट के विभिन्न अंगों को चित्र की सहायता से समझाइए। इसका कोई भी डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम पर नहीं आने वाला, या फिर हो सकता है आपसे क्वार्टर जॉइंट भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको आगे अभी क्वार्टर जॉइंट के बारे में भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो क्वार्टर जॉइंट के बारे में भी बताता हूँ। देखिए तो क्वार्टर जॉइंट को देख लीजिए, ये भी आपका आएगा तो 10 नंबर में ही आएगा। ये जोड़ दो छड़ों को दृढ़तापूर्वक जोड़ने के काम में आते हैं। कहने का मतलब जो आपका क्वार्टर जॉइंट है ये भी दो छड़ों को दृढ़तापूर्वक जोड़ने के काम में आता है। ये जोड़ संपीड़न तथा तनाव दोनों प्रकार के भारों को सहन करता है। कहने का मतलब जो आपका क्वार्टर जॉइंट है ये आपका संपीड़न और तनाव दोनों प्रकार के जो आपके फोर्स हैं उनको क्या करता है? सहन कर सकता है। इसके निम्न 3 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? देखिए स्पिगॉट, कॉटर और सॉकेट, ठीक है। तो इसके 3 होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर की, बात कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं एक को हम लोग दोस्त। आपका देखिए सॉकेट क्या होता है, इसका भी मैं आपको आगे डायग्राम दिखाऊंगा, ठीक है। यह एक गोलाकार खोखली संरचना होती है। जो आपका सॉकेट है ये गोलाकार खोखली संरचना होती है जिसके भीतर स्पाई गार्ड को घुसाया जाता है। इसकी मजबूती को बढ़ाने के लिए मुंह की मोटाई बढ़ा दी जाती है जिसे हम लोग सॉकेट कॉलर कहते हैं। अभी इसको मैं आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं स्पाई गार्ड आपका क्या होता है। देखिए यह एक ठोस छड़ होती है जिसे सॉकेट के भीतर घुसा देते हैं। स्पाई गार्ड सॉकेट में एक निश्चित दूरी से ज़्यादा अंदर ना घुसे, इसके लिए इस पर भी हम लोग क्या बना देते हैं? कॉलर बना देते हैं। कॉलर का यूज इसीलिए बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं आपका जो क्वार्टर होता है वो क्या होता है। क्वार्टर एक चपटी फन्नी होती है। चौड़ाई में इसकी एक साइड सीधी तथा दूसरी साइड टेपर होती है। जो आपका ये टेपर होता है 1/24 में होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो आपका क्वार्टर जॉइंट दिया गया दोस्त, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है इसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। पिस्टन रॉड को क्रॉस हेड से जोड़ने में, न्यू बोल्ट में, विभिन्न टूल्स फिक्चरों में हम लोग क्वार्टर जॉइंट का यूज करते हैं। पिस्टन रॉड को पंप छड़ों से सीधे जोड़ने में, किसी मशीन के 2 छड़ों को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग किसका जॉइंट का प्रयोग करते हैं? और क्वार्टर जॉइंट भी आपका टेम्परेरी ही जॉइंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वार्टर जॉइंट का कितना सिंपल और कितना बेहतरीन डायग्राम हमने बना रखा है। तो यार इस डायग्राम के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। अब यार इस डायग्राम को मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाला आपका जो होता है, जो खोखला वाला भाग होता है, ये आपका क्या होता है? ये आपका सॉकेट होता है। सॉकेट के अंदर हम लोग किसको घुसाते हैं? जो आपका स्पाई गार्ड होता है, ये वाला भाग, ये आपका ठोस होता है। तो सॉकेट के अंदर ही हम लोग किसको घुसाते हैं? स्पाई गार्ड को घुसाते हैं। अब यहाँ पर आप स्पाई गार्ड को ही घुसाइएगा और कुछ मत घुसाने लगिएगा, ठीक है। और सॉकेट में हम लोग एक क्या बना देते हैं? कॉलर बना देते हैं, ताकि जो स्पाई गार्ड है वो अंदर चला जाए आसानी से। और स्पाई गार्ड के बाहर भी हम लोग एक क्या बनाते हैं? स्पाई गार्ड कॉलर बना देते हैं ताकि ये बाहर ना आ सके, ठीक है। आपकी ये क्या होती है? क्वार्टर पिन होती है, ये वाली जो क्वार्टर पिन होती है। और ये चपटी होती है, कितने में होती है? 1/24 के भाग में होती है। तो ये आपका था
इसका डायग्राम भी मैंने आपको समझा दिया। ये आपकी क्या होती है, शाफ्ट होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। डायग्राम को आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा खुद से कि कैसे बोर्ड एग्जाम में आपको बनाना है, क्योंकि आएगा तो दोस्त 100% ये। अगर आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ सर एक क्लास सेमेस्टर पास वाली आप वीडियो बना दीजिए, एक मैराथन क्लास जो कि हमारा सेमेस्टर पास करा सके, तो हम आप लोगों के लिए इतने हेल्प कर देंगे। लेकिन आप लोग भी एक हेल्प कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं आपके वेल्डिंग जॉइंट्स क्या होते हैं। देखिए, वेल्डिंग जॉइंट्स आपको सिंपल भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, आपका एक ऐसा जॉइंट है जिसे हम लोग वेल्डिंग जॉइंट आपका एक ऐसा जॉइंट है जिसे हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग जोड़ एक प्रकार का स्थायी जोड़ है। ठीक है, दो पदार्थों की सतहों को आपके दो ऐसे पदार्थ जिनको हम ऊष्मा देकर किनारों से पिघलाकर, कहने का मतलब वेल्डिंग जॉइंट आपका एक ऐसा जॉइंट होता है जिसे हम लोग ऊष्मा देकर या फिर उसको पिघलाकर इस तरह से भी उसको हम लोग जोड़ें, धातु के पदार्थों को जोड़ा जाता है। वेल्डिंग के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसे ऑक्सी एसेटिलीन गैस वेल्डिंग तथा विद्युत आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। अब वेल्डिंग के लाभ क्या होते हैं, देखिए इसके लाभ बहुत सारे दे रखे हैं, बता देता हूँ। इसकी जो दक्षता होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई फाई होती है, अच्छी होती है। वेल्डन क्रिया में शोर कम होता है, वेल्डन क्रिया के समय कम लगता है। ठीक है, वेल्डन जोड़ का सामर्थ्य अधिक होता है, वेल्डन जोड़ को देख रेख में खर्चा कम आता है, वेल्डन हस्त 100% दक्ष वाला जोड़ होता है। रिविट की तुलना में वेल्डन प्रक्रिया क्या होती है, अधिक विश्वसनीय होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो आपकी वेल्डिंग जॉइंट है इनके हानि क्या होगी, इसकी बात कर लें। अगर हम लोग वेल्डन के पश्चात ऊष्मा उपचार की आवश्यकता पड़ती है। वेल्डन से पहले जोड़े जाने वाले अंगों को की जो कोर होती है, इस कोर सज्जा करनी होती है। अब बात करते हैं दोस्तों आपका जो रिवेट जॉइंट है क्या होता है, क्योंकि ये कई बार आपसे पूछ लेता है वेल्डिंग जॉइंट्स क्या है, रिवेट जॉइंट क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए। तो यार हमें आपको पूरी तैयारी के साथ भेजना है एग्जाम में, ठीक है, ताकि आपके 40+ नंबर आ सकें, क्योंकि हमने गारंटी के साथ बोला है इस वीडियो को देखने के बाद आपके 40+ नंबर आएंगे। तो जो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखेंगे उनको इसका बेनिफिट निश्चित रूप से मिलेगा। अब बात करते हैं आपका रिवेट जॉइंट क्या होता है। प्लेट में उपयुक्त माप का छेद कर रिवेट द्वारा जोड़ना रिवेट जोड़ कहलाता है। रिवेट का ऊपरी भाग जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, हेड बोलते हैं, तथा नीचे वाले भाग को हम लोग टेल, जिसको हम लोग पूंछ भी बोलते हैं। रिवेट जोड़ के नीचे के सिरे को पीट कर उसमें द्वितीयक हेड बना देते हैं, कहने वाला उसे चपटा कर देते हैं, तो क्या कहलाता है आपका द्वितीयक हेड कहलाने लगता है। ठंडी तथा गर्म चलित रिवेट को ठंडी अवस्था में प्लेट में लगाते समय दूसरा हेड बनाना ठंडी रिवेटन कहलाता है, तथा इसमें प्रयोग की जाने वाली रिवेट को ठंडी चलित रिवेट कहते हैं। इनका व्यास 10 mm तक होता है। यदि रिवेट को गर्म करके प्लेट के छेद में डालकर दूसरा हेड बनाया जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, गर्म रिवेट कहते हैं। इस रिवेट का भी मार्ग कितना होता है आपका, 10 mm से अधिक होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका दे रखा है, ये आपका दे रखा है द्वितीयक हेड है, ये आपका प्राथमिक हेड जो कि पीट कर बनाया गया, मतलब इसे हथौड़े से पीटा गया है कस के। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट जॉइंट। तो रिवेट का भी क्लासिफिकेशन यहाँ पर दे रखा है। तो बात करते हैं जोड़े जाने के आधार पर। सबसे पहले आपका होता है लैब जोड़ और बट जोड़। अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर में अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग अच्छे से पढ़ी है तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि लैब जॉइंट आपका क्या होता है, बट जॉइंट आपका क्या होता है। रिवेट के प्रबंध के आधार पर चेन रिवेट जोड़, टेढ़े मेढ़े रिवेट जोड़ और डायमंड रिवेट जोड़ होते हैं आपके। ठीक है, थर्ड आपका दोस्त दिया गया रिवेट के क्लासिफिकेशन में रिवेट की पंक्तियों के आधार पर सिंगल रिवेट जॉइंट, डबल रिवेट जॉइंट और ट्रिपल रिवेट जॉइंट। तो ये जो आपके दे रखा है इनमें से कोई एक आपका रिवेट जॉइंट 100% आएगा, भले ही आपसे सिंगल रिवेट जॉइंट पूछ ले, डबल रिवेट जॉइंट पूछ ले और ट्रिपल रिवेट जॉइंट पूछ ले। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा एग्जांपल देने के लिए बना रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल रिवेट जॉइंट आपका ऐसा कुछ दिखता है और जो आपका डबल रिवेट जॉइंट है कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि जो आपका सिंगल रिवेट जॉइंट है इसमें केवल एक ही रिवेट होगी, रिवेट की लाइन होगी, और जो आपका डबल रिवेट जॉइंट उसमें आपकी डबल रिवेट की जॉइंट होगी, और जो आपका ट्रिपल रिवेट जॉइंट उनमें 3 लाइनें होंगी। तो आप समझ गए ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोग समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा समझदार हैं। अब रिवेट जोड़ों के जो लाभ है, एडवांटेज है दोस्त, उनकी बात कर ले। इसका एडवांटेज क्या होता है, ये जोड़ स्थायी प्रकार के होते हैं, ये जोड़ बनाने में बेहद आसान होते हैं और
को बनाने के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो कि हमें वेल्डिंग के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है। धात्विक या अधात्विक दोनों प्रकार के पदार्थों को जोड़ने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? रिवेट जॉइंट का प्रयोग करते हैं। इनका निरीक्षण बेहद आसान होता है। इनका निरीक्षण के लिए एक्स विधियों की आवश्यकता नहीं होती है। ये जोड़ सरल एवं विश्वसनीय होते हैं। ये जोड़ कम लागत वाले होते हैं। इनको बनाने के लिए आवश्यक उपकरण बेहद ही सस्ते होते हैं आपके, ठीक है। वेल्डन में तापीय प्रभाव के कारण जोड़ने वाले पदार्थ सामर्थ्य प्रभावी होती है, किंतु ठंडे रिवेट में यह दोष नहीं होता है। अब बात करते हैं जो आपकी रिवेट दोष दे रखा है, इसकी हानियां क्या होंगी? रिवेट जोड़ की हानियां, इन जोड़ों के सामर्थ्य तथा दक्षता वेल्डन की तुलना में क्या होती? कम होती है, ठीक है। इन जोड़ों द्वारा प्राप्त सतह समतल नहीं होती है, अतः ये दिखने में अच्छे भी नहीं लगते हैं, बहुत बेकार से लगते हैं, ठीक है। जो कि आपकी वेल्डिंग में होती है उसमें फिनिशिंग आती है। इसमें शोर अधिक होता है क्योंकि इनके जो सेकेंड हेड होता है ना, इसका पीट कर ही बनाया जाता है। प्रक्रिया का ऑटोमेशन नहीं किया जा सकता, इस प्रक्रिया में समय अधिक लगता है। तो इसमें आपके और भी दे रखे हैं, तो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। रिवेट जोड़ों के जो टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट है, लैब जॉइंट आपका और बट जॉइंट, इसमें बात कर लेते हैं। देखिए आपका दे रखा है, इस जोड़ में दो प्लेटों को एक दूसरे से चढ़ाकर रिवेट लगाकर जोड़ दिया जाता है। इसे रिवेट की 1, 2, 3 आदि पंक्तियों हो सकती हैं। पंक्तियों के आधार पर ये सिंगल रिवेट लैब जोड़, डबल रिवेट लैब जोड़ और ट्रिपल रिवेट लैब आदि कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला आपका जो दिया गया है। इसी तरह आपके जो डबल रिवेट जॉइंट और ट्रिपल रिवेट जॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें डायमंड रिवेट लैब जॉइंट दे रखा है। अब बात करते हैं जो आपका दोस्त बट जॉइंट है, उसकी बात करें अगर हम लोग, क्या है? इस तरह के जोड़ में दो प्लेटों के सिरे की मोटाई में मिलाकर रखा था। कहने का मतलब जो आपका बट जॉइंट है, इस तरह के जोड़ में जो दो प्लेटों के सिरे हैं उनको मोटाई को मिलाकर रखा जाता है तथा दोनों मुख्य प्लेटों को ढकती हुई एक कवर प्लेट जो एक तरफ या दोनों तरफ हो सकती है प्रयोग करती है। कवर प्लेट की संख्या के आधार पर इन जोड़ों को सिंगल कवर बट जोड़, डबल कवर बट जोड़ कहते हैं। तो यहाँ पर ये आपका सिंगल डबल रिवेट जॉइंट है, आपका ये ट्रिपल रिवेट डबल कवर बट जॉइंट है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एक डेरिवेशन आपसे दोस्त पूछा जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डेरिवेशन को आप लोग खुद से देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया रिवेट या प्लेट के छेद के अवभंजन में जोड़ का सामर्थ्य प्रत्येक रिवेट या प्लेट के छेद का अभावित क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं आपकी जो दो टाइप्स की प्रोसेस होती हैं, आपकी कॉकिंग होती है और एक फुलरिंग होती है। तो इनकी डिफिनीशन भी आपसे पूछी जा सकती है या फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही पूछा जा सकता है। तो मुझे लग रहा है डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। यह प्रक्रिया रिवेट तथा प्लेटों के सिरों पर की जाती है, मात्र प्लेट के सिरे पर की जाती है। कॉकिंग टूल प्रयोग किया जाता है। फुलरिंग में कोई भी इसमें फुलरिंग टूल प्रयोग किया जाता है। टूल के हेड की मोटाई प्लेट की मोटाई से कम होती है, जबकि आपकी जो फुलरिंग है इसमें क्या होती है, टूल के हेड की मोटाई जो होती है प्लेट की नत मोटाई के बराबर होती है। आधार प्लेट को चोट पहुंचाने की संभावना अधिक होती है, इसमें क्या होती है, फुलरिंग में कम होती है। फुलरिंग की तुलना में सतह परिष्कृत कम होती है, जबकि बहुत अच्छी सतह परिष्कृत प्राप्त होती है, ठीक है। तो आप कहते हैं कॉकिंग और फुलरिंग में डिफरेंस। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपका दे रखा है डिज़ाइन ऑफ बट जॉइंट, ठीक है। तो इसमें डिज़ाइन ऑफ बट जॉइंट इसका दे रखा है, तो इसको देख लीजिए। जब जोड़ों को मुख्य तनाव तथा कर्तन के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तब जोड़ों में वेल्ड धातु के पूर्ण प्रवेश की स्थिति में थ्रोट की मोटाई को प्लेट की मोटाई के बराबर मान लेते हैं। यदि थ्रोट की मोटाई नहीं दी गई हो तो उस प्लेट की मोटाई के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है तनाव
तथा संपीड़न सामर्थ्य। तो बट जोड़ के का तनाव सामर्थ्य क्या होगा, Ft बराबर L इंटू Ft। ठीक है, तो जिसमें क्या है, प्लेट की मोटाई है T बराबर और L बराबर वेल्ड की लंबाई और Ft बराबर अनुमेय तनाव प्रतिबल है। उसके बाद आपका बट जोड़ में संपीड़न सामर्थ्य क्या हो जाएगा, F संपीड़न सामर्थ्य पूछ रहा है इसमें, क्योंकि तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Fc बराबर T इंटू L इंटू F डैश सी। यहाँ पर हो जाएगा दोहरे वी वेल्ड के लिए जोड़ की तनाव एवं संपीड़न सामर्थ्य। तो क्या हो जाएगा, इसमें डबल के लिए दोस्त पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी T1 प्लस T2 हो जाएगा। बाकी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, क्योंकि इसमें डबल के लिए पूछा गया। यहाँ पर ये डायग्राम दिए गए, आप लोग डायग्राम बना सकते हैं। इसी तरह कर्तन के लिए सामर्थ्य आपसे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, कर्तन की स्थिति में प्लेट जोड़ों को जोड़ने एक दूसरे के सापेक्ष सरक जाएगी। कर्तन सामर्थ्य क्या हो जाएगा इसमें, Fs इंटू T इंटू L F डैश S। तो इसमें क्या है, अनुमेय कर्तन प्रतिबल है F डैश S। ठीक है, तो ऐसे ही आपको डायग्राम बनाकर उसमें समझाना है। इतना आपको तो समझ में आ गया। इसी तरह आपका फिलेट ज्वाइंट डिजाइन दे रखा है, तो जो कि आप लोग यहाँ पर देख लें और समझ सकते हैं। इसका डायग्राम भी है यहाँ पर। ठीक है, ये भी आपका एक छोटा सा डेरिवेशन जो कि 5-5 नंबर में आपके पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं आपके। अब बात कर लेते हैं कपलिंग आपका क्या होती है। कपलिंग से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त आपका 10 से 12 नंबर का आपका आता है। कपलिंग क्या है, इसके लाभ एवं हानि का प्रयोग। ये कपलिंग आपका क्या है, दो घूमते हुए शाफ्टों को आपस में स्थायी रूप से जोड़ने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली यांत्रिक युक्ति है, कपलिंग कहलाती है। कपलिंग मशीनों को अनेक प्रयोगों के संचालन में सहायता प्रदान करती है। शाफ्ट प्रायः 7 मीटर से ज़्यादा लंबे नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने में उनमें कंपन उत्पन्न होता है। क्योंकि जो आपके शाफ्ट होते हैं उनको 7 मीटर से ज़्यादा लंबे नहीं बनाए जाते, क्योंकि अगर इससे लंबे होंगे तो उनमें क्या हो जाएगा, कंपन उत्पन्न हो जाए। इसी कारण यहाँ पर शाफ्टों को बहुत लंबा रखने की आवश्यकता होती है। वहाँ पर दो शाफ्टों को आपस में कपलिंगों की सहायता से जोड़ा जाता है। कहने को जो हम लोग कपलिंग का दोस्त यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं, शाफ्ट को एक से दूसरे शाफ्ट को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। जोड़े जाने वाले शाफ्ट के अक्ष एक सीधी में या किसी कोण में हो सकते हैं। कहने मतलब जो जोड़े जाने वाले शाफ्ट हैं दोनों क्या हो सकते हैं, एक सीधी अक्ष में हो या फिर कोण में भी हो सकते हैं। कोण के लिए हम लोग किस जॉइंट का यूज़ करेंगे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ऑटोमोबाइल पर आज मैंने बताया है वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है इसमें एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक शक्ति पारेषण करने का क्लचों द्वारा भी किया जाता है। क्लच द्वारा शाफ्ट अस्थायी रूप से जुड़े होते हैं, जबकि कपलिंग द्वारा जो क्या होता है, स्थायी रूप से जोड़ प्रदान करते हैं। अब कपलिंग की आवश्यकता क्या है इसकी बात कर लें अगर हम लोग दोस्त यहाँ पर, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि किसी प्रयोग में लंबे शाफ्टों की आवश्यकता होती है तो ऐसी परिस्थिति में छोटे शाफ्टों को कपलिंग की सहायता से जोड़ा जाता है, क्योंकि बहुत लंबे शाफ्ट में कंपन उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण से शाफ्ट हमेशा 7 मीटर से अधिक लंबे नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, किन्हीं दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक शक्ति पारेषण के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं दोस्त, कपलिंग का ही यूज़ करते हैं। दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर इसके और भी दे रखे हैं कपलिंग के। अब बात करते हैं कपलिंग के जो एडवांटेज हैं वो क्या होते हैं। इनकी सहायता से दो शाफ्टों को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, मेन कपलिंग का यूज़ हम लोग दोस्त इसीलिए करते हैं, बार बार बताने का कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ को। ठीक है, इन्हें आसानी से खोला या बांधा जा सकता है। इनकी सहायता से आसानी से एक शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट में उच्च शक्ति पारेषण की जा सकती, मतलब कि ट्रांसफर की जाती। इनके द्वारा स्थायी जोड़ बनता है, जबकि क्लच अस्थायी जोड़ बनाते हैं। ठीक है, कपलिंग कितने प्रकार की होती है। जो आपकी कपलिंग है दोस्त इसका भी क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया गया। कपलिंग को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले आपकी दृढ़ कपलिंग और सेकंड है आपकी लचीली कपलिंग। तो प्रमुख आपकी जो दृढ़ कपलिंग है ये निम्नलिखित आपकी प्रकार की होती है। तो इसमें अंदर आपकी आती मफ या स्लीव कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग, फ्लैंज मफ संपीड़न कपलिंग। सेकंड है आपकी फ्लैंज कपलिंग,
क्लैंप कपलिंग है वो, ठीक है। तो दोस्त इसमें आपकी जो मफ कपलिंग है, मुझे जो लग रहा है 100% 10 नंबर में आपकी मफ कपलिंग पूछी जाने वाली। वहाँ से आपका क्वार्टर जॉइंट, यहाँ से हो गया आपका मफ कपलिंग, और वहाँ पर हो गया कि कुंजी वाले चैप्टर से कुंजी का डिज़ाइन। तो 30 नंबर आपके यहीं से पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को देखने का बेनिफिट आपको मिल रहा है। लचीली कपलिंग में क्या क्या आता है आपका, बुश पिन कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग जिसे हम लोग यूनिवर्सल जॉइंट भी कहते हैं, और ओल्डम कपलिंग। और ओल्डम कपलिंग को आप लोग किसमें, टॉम पे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्त, आपका ये मफ कपलिंग दी गई, मफ कपलिंग क्या होती है उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए मफ कपलिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्लीव कपलिंग भी कहते हैं। तो बात करते हैं जो आपकी मफ कपलिंग है उसकी। मफ कपलिंग, इसकी संरचना बहुत सरल होती है। इस जोड़ में एक खोखले बेलन या स्लीव को अतिरिक्त एक चपटी संग कुंजी होती है। स्लीव के आंतरिक सतह पर कुंजी मार्ग कटा होता है। इनपुट तथा आउटपुट शाफ्टों के स्लीव में दोनों सिरों से डालकर कुंजी को फिट किया जाता है। मफ कुंजी के निम्नलिखित लाभ हैं, कहने वाला मफ कपलिंग के निम्नलिखित लाभ है। और आपका दोस्त ये मफ कपलिंग जो 10 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम पर आने वाली है। सबसे सरल कपलिंग होती है जो आपकी मफ कपलिंग होती है, यानी स्लीव कपलिंग होती है, क्या होती है, सबसे सरल कपलिंग होती है, जिसमें मात्र दो घटक यानी स्लीव और कुंजी का ही यूज़ करते हैं हम लोग। इसकी संरचना बहुत सतह कॉम्पैक्ट होती है, इसलिए सतह मशीनों में इनका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। यह बहुत सस्ता होता है। इसमें बाहर निकला हुआ जो प्रोजेक्ट कोई भाग नहीं होता है, इस कारण इसके परिचालन में सुरक्षा बनी रहती है। मफ कपलिंग का यहाँ पर आपका डिज़ाइन दिया गया हुआ है। तो ये आपका दोस्त मफ कपलिंग है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करिए। ये आपका इनपुट शाफ्ट है, यहाँ पर ये आपका आउटपुट शाफ्ट है, और ये आपका की है, ठीक। और यहाँ पर इसका जो शाफ्ट है ये मतलब कि आपकी जो छड़ इसमें कीवे कटा हुआ है, ठीक है। और ये मफ कपलिंग बनाई गई, और इसमें जो डायमेंशन दे रखी हुई है, ठीक है। इसी के आगे इसका यूज़ करके सॉल्व की जाएगी, इसका जो डेरिवेशन दे रखा है। मफ कपलिंग की जो हानियाँ हैं दोस्त उसको बात हम लोग करें। मफ कपलिंग को दोस्त अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपके 10 नंबर में आने वाली है मफ कपलिंग, ठीक है। यह फ्लैंज कपलिंग की तुलना में अधिक अच्छी जगह घेरती है, ठीक है, फ्लैंज कपलिंग की अपेक्षा में। इसे बंद करना खोलना दोनों ही कठिन होता है, क्योंकि ऐसा करने के लिए मफ कपलिंग को शाफ्ट के ऊपर उसकी लंबाई की आधी दूरी से अधिक खिसकाने की आवश्यकता होती है। इसको लगाने के लिए शाफ्टों में बिल्कुल सही मिलान की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा शाफ्ट पर आने वाले झटकों एवं कंपनों को शोषित नहीं किया जा रहा है। दोस्त वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मफ कपलिंग का यहाँ पर अब डिजाइन दे रखा है, तो देखिए मफ कपलिंग का डिजाइन किस तरह से किया गया है। दोस्त 10 नंबर ऐसे ही आपको एग्जाम में नहीं मिल जाते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई है मफ कपलिंग, ठीक है। मफ कपलिंग के स्लीव के माप के लिए प्रयोग पर आधारित निम्नलिखित मानक अनुपात प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर देखिए मफ कपलिंग जो है आपकी स्लीव कपलिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें इसकी वैल्यू दे रखी थी डी बराबर क्या है 2D + 13 mm, और एल बराबर दे रखा था 3.5D। तो यहाँ पर डी क्या है, स्लीव का बाहरी व्यास है, और जो एल है वो क्या है, स्लीव की लंबाई, जो डी क्या है, शाफ्ट का व्यास है, ठीक है। नापों को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरण अपनाए जाते हैं। जैसा कि फर्स्ट आपका निम्नलिखित समीकरण का प्रयोग करके प्रत्येक शाफ्ट का हम लोग व्यास ज्ञात करते हैं, यानी कि डी ज्ञात करते हैं। m बराबर 60 × 10⁻⁶ × p/2πn, ठीक है। इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर 16m/πd³, जहाँ पर क्या है p बराबर क्या होता है kW में पारेषित शक्ति, किलोवाट में पारेषित शक्ति, और m बराबर क्या, पारेषित घूर्ण। सेकंड आपका दे रखा है। अब निम्नलिखित मानक समीकरण से d तथा l का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आपका जो d का मान ये दे रखा है और l का मान ये दे रखा है। अतः स्लीव में मरोड़ कर्तन प्रतिबल टाउ का मान ज्ञात करें। तो टाउ बराबर mr/j, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, j बराबर क्या हो जाएगा, πd⁴ माइनस ये कैपिटल डी और ये स्मॉल d⁴ बटे 32। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r बराबर कैपिटल D/2। नेक्स्ट जो स्टेप दे रखा है उसकी बात करें अगर, अब सारणी
T41 की सहायता से चपटी कुंजी की विमाएं लंबाई और जो इसकी मोटाई दे रखी, यानी जो इसकी चौड़ाई और मोटाई ज्ञात कर ली जाएगी। प्रत्येक शाफ्ट कुंजी की लंबाई स्लीव की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगी, एल स्मॉल एल बराबर कैपिटल एल बाई 2। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल कपलिंग और आपकी ओल्डम कपलिंग। तो यूनिवर्सल जो आपका कपलिंग इसमें दे रखा है, जो आपका यूनिवर्सल जॉइंट होता है वही आपकी यूनिवर्सल कपलिंग है, जो कि मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आज की डेट पर वीडियो जो अपलोड किया वो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो उस वीडियो को जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए एग्जाम से पहले, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो इतना आपको दोस्त समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जो आपकी मफ कपलिंग हो गई, इसमें जो आपका फ्लैंज कपलिंग दे रखा है उसके बारे में आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका दोस्त जो लास्ट चैप्टर है उसमें दे रखा है जो थ्रेड है। थ्रेड कई बार आपसे बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है 5-5 नंबर पर। आपकी जो थ्रेड है, एक तो एक्सटर्नल थ्रेड और एक इंटरनल थ्रेड, पहले इनके बारे में आप पढ़ेंगे। ये देखिए एक्सटर्नल थ्रेड यहाँ पर बनी हुई है, बाह्य चूड़ियाँ, और इसी तरह इंटरनल थ्रेड का भी डायग्राम आपको बनाना है। देखिए इसमें बना होगा। ठीक है, चूड़ियों की आकृति। उसके बाद आपकी जो चूड़ियों की आकृति है, शेप है, आपकी जो एक्मे थ्रेड होती है, वर्गाकार थ्रेड होती है। ठीक है, आपकी जो अमेरिकन नेशनल थ्रेड है, बहुत सारी जो थ्रेड आपकी दे रखी हैं उनको भी आपको दोस्त पढ़ना है। मैट्रिक थ्रेड है, तो देखिए मैं आपको एक दो बता देता हूँ। अमेरिकन नेशनल आपकी जैसे थ्रेड है क्या होती है, अमेरिकन नेशनल चूड़ियाँ, ये कई बार आपसे पूछी जा चुकी। ये चूड़ियाँ शार्प वी चूड़ी का सुधार गया रूप होता है। रूट तथा क्रस्ट को थोड़ा सा चपटा बना दिया जाता है, जिसके कारण इनको मजबूती बढ़ जाती है। तो आपकी ये क्या कहलाती हैं, अमेरिकन नेशनल थ्रेड कहलाती है। और इसका जो एंगल होता है दोस्त एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के जो बीच का होता है वो 60 होता है, और जो पिच होती है वो 1/8 होती है। इसी तरह आपकी यूनिफाइड चूड़ियाँ हैं। ये चूड़ियाँ अमेरिकन नेशनल थ्रेड की भांति होती हैं, किंतु इनमें क्रस्ट चपटा या गोल बना दिया जाता है तथा रूट को गोलाकार कर दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह सब इनका क्या है, एक के बाद एक मॉडिफाई इनका रूप दे रखा है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट आ जाएगी दोस्त मैट्रिक चूड़ियाँ आ जाएंगी, तो इनको आप लोग पढ़ सकते हैं आसानी से। वर्गाकार चूड़ियाँ आ जाएंगी। देखिए ये शक्ति पारेषण के लिए बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ होती हैं, जो आपकी वर्गाकार चूड़ियाँ होती हैं, स्क्वायर थ्रेड, क्योंकि चूड़ियों की सतह अक्ष के लंबवत होती है। इनको डायोडों के से बना हुआ बहुत कठिन है, कम प्रयोग में की जाती हैं। और इनका जो एंगल होता है वो कितना होता है दोस्त, 90 एंगल होता है। और इनके एक पिच से दूसरे पिच की जो दूरी होती है वो 1/2 होती है। इसी तरह एक्मे चूड़ियाँ होती हैं, जिसके बीच का एंगल होता है वो 23 होता है। अब बात करते हैं जो आपका दिया गया दोस्त पावर स्क्रू। पावर स्क्रू और जो आपका प्रेस स्क्रू 100% आपके बोर्ड एग्जाम पर आएगा। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम पर पूछा भी जा चुका है पावर स्क्रू का अभिकल्पन। पावर स्क्रू के निम्नलिखित 3 मुख्य भाग होते हैं आपके, स्क्रू, नट, फ्रेम। ठीक है, इनके अभिकल्पन में निम्नलिखित चरण अपनाए गए हैं। जो आपका पावर स्क्रू है इसके जो अभिकल्पन में क्या है, निम्नलिखित चरण अपनाए गए हैं। पदार्थ का चयन स्क्रू के लिए उच्च घिसाव प्रतिरोधी और उच्च मशीन गुण वाले पदार्थों के चयन करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपका जो दिया गया है आप लोग इसमें देख सकते हैं पावर स्क्रू। ठीक है, ग्रेड वगैरह इसमें सब कुछ इसमें दे रखा है आपका। यह है आपका पावर स्क्रू। अब उसकी तरह आपका देख लेते हैं जो आपकी शाफ्ट है क्या होती है। शाफ्ट किसी मशीन का वह घुमाऊ अंग जो मशीन के अन्य घूमते हुए अंगों को सहारता है, यानी सपोर्ट करता है, आपकी शाफ्ट कहलाती है। गियर हो गया, पुली हो गई, स्प्रोकेट हो गया। अब टाइप्स ऑफ आपके शाफ्ट होते हैं उसकी बात कर लें, धुरा या एक्सल। ऐसे शाफ्ट या मशीन का वह अंग जो घूर्णन करने वाले अंगों को सहारता है, यानी सपोर्ट करता है, वह अपनी आलंबी की सापेक्ष स्थिर होता है। अब बात करते हैं स्पिंडल आपका क्या होता है। देखिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। छोटे घूमने वाले जो शाफ्ट को स्पिंडल कहा जाता है। जो छोटे घूमने वाली जो शाफ्ट होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि जो छड़ है उन्हें स्पिंडल कहते हैं। स्पिंडल प्रायः सभी मशीन टूलों में प्रयोग में लाए जाते हैं। लेथ मशीन का ड्राइव शाफ्ट, ड्रिलिंग मशीन का। ठीक है, अब काउंटर शाफ्ट की हम लोग बात करें। काउंटर शाफ्ट एक माध्यमिक शाफ्ट होता है। काउंटर शाफ्ट जो होता है क्या होता है, एक माध्यमिक शाफ्ट होता है जो एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट तक शक्ति क्या करता है, पारित करने में एक माध्यम
की तरह कार्य करता है। काउंटर शाफ्ट आपका कहलाता है। काउंटर शाफ्ट की गति की दिशा में पारेषित गति की विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, अब जैक शाफ्ट की आपकी बात करें, जो आपका काउंटर शाफ्ट की ही बात भी, जो आपका जैक शाफ्ट है एक माध्यमिक शाफ्ट है जो एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट तक शक्ति पारेषित करने में एक माध्यम की तरह कार्य करते हैं। इसकी संरचना काउंटर शाफ्ट की भांति होती है, किंतु काउंटर शाफ्ट की भांति इनकी गति की जो दिशा है वो विपरीत नहीं होती, बट काउंटर शाफ्ट की जो गति की दिशा है वो क्या होती है, हमेशा विपरीत होती है। और इसमें डायग्राम भी दे रखा है, तो डायग्राम आपको बनाना बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्त आपकी जो लाइन शाफ्ट होती है। लाइन शाफ्ट देख लीजिए क्या होती है। एक लाइन शाफ्ट कई शाफ्टों से मिलकर बनी होती है जो एक दूसरे से एक कपलिंगों की सहायता से जुड़े होते हैं। वर्क पीसों में लाइन शाफ्ट का बहुत मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी तरह आपका जो लाइन शाफ्ट ये दे रखा है। अब शाफ्ट के लिए प्रयोग पदार्थ, ठीक है, जो पदार्थ है उसकी बात करते हैं। सामर्थ्य उच्च होनी चाहिए, शाफ्ट के पदार्थ के मशीनन का गुण उच्च होना चाहिए, यही सब देख रहा है। घिसाव रोधी क्षमता उच्च होनी चाहिए। अब बात करते हैं डिजाइन ऑफ शाफ्ट। तो गाइस डिजाइन ऑफ शाफ्ट का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका 5 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। इसे दृढ़ता के प्रतिबंध के आधार पर और सामर्थ्य के प्रतिबंध के आधार पर बोला गया है। ठीक है, तो उसके बाद ये आपका पूरा दे रखा है डेरिवेशन, इसमें से छोटा सा है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्त इसको ज़रूर एक बार सॉल्व कीजिएगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है आपका हॉलो शाफ्ट एंड सॉलिड शाफ्ट की तुलना। तो क्या होता है, देखो जो ठोस शाफ्ट भार में क्या होती है, अधिक होती है, भारी होती है, और जो आपकी खोखली शाफ्ट होगी वो भार में क्या होगी, आपकी कम होगी। ठोस शाफ्ट में पदार्थ अधिक खर्च होता है, जबकि जो आपकी हॉलो शाफ्ट होगी, जब अंदर से हॉलो होगी तो उसमें क्या होगा, पदार्थ कम मात्रा में खर्च होता है। ठीक है, ठोस शाफ्ट के अंदर से मशीनन अंग नहीं गुजारे जा सकते, जबकि जो आपकी खोखली शाफ्ट है दोस्त उसके अंदर से मशीनन अंग को गुजारा जा सकता है। ठीक है, जे बराबर π/32 d⁴, और इधर जे बराबर क्या होगा, क्योंकि इसका जो डाया है वो एक ही रहेगा, और इसमें क्या होगा, एक एक्सटर्नल डाया होगा, एक इंटरनल डाया होगा आपका। जे बराबर π/32 d आउटर की पावर 4 माइनस d इनर की पावर 4। तो ये आपके 2 डाया इसमें दे रखे हैं। दोस्त आज के वीडियो में बस इतना ही। मशीन डिज़ाइन का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो जरा सा भी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी PDF और नोट्स हम आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करा देंगे।